नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीवी इंडिया। आज आपको जिस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, इन्होंने समाज में अनेक तरीके के नवाचार किए हैं। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में इन्होंने सरकार, मजदूर वर्ग, समाज में क्या सेवाएं दी और कब बनेगा टांटिया कैंपस में मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, वह शख्सियत है टांटिया ग्रुप के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहित टांटिया। आइए देखते हैं यूटीवी इंडिया से इनकी खास बातचीत। जी बताएं, टांटिया यूनिवर्सिटी ने पूरे स्टाफ ने मिलकर जो लॉकडाउन चल रहा था, प्रशासन को किस तरीके से सहयोग किया है? नमस्कार। बिल्कुल, मैं इस बारे में आपसे जानकारी साझा करना चाहूँगा। जैसे ही लॉकडाउन की शुरुआत हुई, आज लगभग 53वां या 54वां दिन है। हमने जिस दिन भी लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो उसी दिन से टांटिया यूनिवर्सिटी और जन सेवा हॉस्पिटल, जो कि हमारा एक यहाँ पे हॉस्पिटल है 300 बेड का, सबसे पहले तो इसको प्रशासन द्वारा एक डेडिकेटेड कोविड सेंटर में अधिसूचना में इसको शामिल किया गया। इसके साथ ही हमारे यहाँ पे जितने भी स्टाफ, जितने टीचर्स, जितने हमारे एम्प्लॉयज़ थे, जितने हमारे साथी थे, उन सभी ने एक प्रण लिया कि हमें इस घड़ी में समाज की, देश की, शहर की जितनी भी हम मदद कर सकते हैं वो करनी है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले तो आर्थिक योगदान के रूप में जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमने लगभग 6-6.25 लाख रुपए का एक आर्थिक योगदान दिया। उसके बाद हमारे जितने कर्मचारी भाई थे उन सभी ने भी कुछ पैसे इकट्ठे करके लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की राशि वो जमा करवाई। प्लस हमारे डॉक्टर्स ने पीएम केयर फंड में लगभग 10,50,000 रुपए की राशि जमा करवाई। तो लगभग हमने 16 से 17 लाख रुपए का योगदान तो एक तौर पे जो श्री गंगानगर शहर का प्रशासन है उसको हमने देने की कोशिश करी। उसके बाद में हमने हॉस्पिटल में ही अपने एक 2 तरीके के हॉस्पिटल को डिवाइड कर दिया, जिसमें एक तो हमने डेडिकेटेड कोविड सेंटर, जिसका एंट्री एग्ज़िट भी हमने अलग से बनाकर उसको हमने वहाँ पर रखा, और एक हमने नॉर्मल हॉस्पिटल जिसमें कि हम रूटीन जो जितनी भी तकलीफ़ें हैं, बीमारियाँ हैं, डिलीवरी हैं, छोटे बच्चों का एनआईसीयू में एडमिट होना है, तो उस प्रकार से हमने उसको योगदान दिया। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया तो हमें सरकार ने, प्रशासन ने अपनी नई जैसे गाइडलाइंस आती गई कि आप टेली मेडिसिन, इवन हमने बीच में कुछ दिन 15 दिन तक हमने फार्मेसी भी, टेली फार्मेसी को चालू किया, जिसमें कि हमने लोगों के घरों तक दवाइयाँ पहुंचाने का कार्य किया। तो इस प्रकार से मैं ये समझता हूँ कि हमने हर एक एस्पेक्ट को टच करते हुए हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ ने एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वो कोरोना टाइम पर आए ना हों, और प्रशासन ने भी हमें बहुत सहयोग किया। उनके लिए कोई भी दवाइयाँ थी, जो भी व्यवस्थाएं थी, कोई किट की ज़रूरत थी तो उन्होंने हमें उपलब्ध करवाई। और भगवान की दया से आज 54वां दिन है और गंगानगर ग्रीन जोन में है। इसी प्रकार से भगवान का, प्रशासन का आशीर्वाद बना रहे, यही मेरी कामना है। प्रवासी मजदूर के लिए जनसेवा हॉस्पिटल आगे आया है, किस तरीके की उनके लिए व्यवस्था की गई है? प्रवासी मजदूरों का मुद्दा जैसा कि आपने देखा आजकल काफ़ी है, और हमारे गंगानगर के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा मजदूर आए। हम सबके पास क्लिपिंग्स भी आई, आपने भी अपने चैनल के माध्यम से ये मुद्दे को कई बारी उठाया। तो हमारे पास यहाँ पर एक शेल्टर होम का हमने एक प्रोविज़न बनाया है। इसमें पूर्ण रूप से प्रशासन का ही ये पहल थी, और प्रशासन ने ही इसके लिए सबसे पहले हमें कहा कि आप एक शेल्टर होम की तरह एक व्यवस्था रखें। वहाँ पर आपको इन मजदूरों को ठहरवाना है, उनको आराम से अच्छी व्यवस्थाएं देनी है, उनके खाने पीने, चाहे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही प्रशासन उनके लिए आवश्यक परमिशंस लेकर बसों की व्यवस्था करके जैसे ही वे व्यवस्था करते हैं तो वो उन मजदूरों को उनके फाइनल डेस्टिनेशन या जहाँ पर भी वो जाना चाहते हैं तो उनको भेज देते हैं। इसमें प्रशासन ने हमें बहुत ही सहयोग किया, और हमारी यही इच्छा है कि कोई भी मजदूर, जो कि हमारे मुख्यमंत्री साहब भी कहते हैं कि कोई भी मजदूर भूखा पेट नहीं सोना चाहिए, यही हमारा मेन एम है। चर्चाएं सुनने में आ रही है जनसेवा हॉस्पिटल है जो मेडिकल कॉलेज में तब्दील होने जा रहा है, क्या सच्चाई है? ये चर्चाएं तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये चर्चाएं कुछ समय से चल रही है, और ये बिल्कुल सच भी हैं।
क्योंकि इसके लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल उसी के नॉर्म्स पे बना हुआ है। राजस्थान सरकार से हमने एनओसी ली हुई है। और गंगानगर रीजन क्या है, राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है और उसके एक हिस्से में गंगानगर रीजन है जो कि पंजाब से और पाकिस्तान बॉर्डर पे आता है। तो इस टाइप का अगर हम कुछ भी ऐसा ला पाए या भगवान ने हमें ऐसा लाने का मौका दिया, जो कि अभी बहुत जल्द ही मुझे लगता है कि हम इसे अचीव कर लेंगे, क्योंकि हमारी एक छोटी सी इंस्पेक्शन ड्यू है, लेकिन वो कोरोना संकट को देखते हुए मुझे नहीं लगता अभी हाल फिलहाल हो पाएगी। लेकिन वो जैसे ही पूरी होगी तो अवश्य तौर पर ये मेडिकल कॉलेज हम लेकर आएंगे। क्या लगता है लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था किस तरीके से लगता है आने वाले दिनों में? अर्थव्यवस्था के लिए आपने बिल्कुल एक ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि पिछले 55 दिन का लॉकडाउन और आगे और भी शायद लॉकडाउन 4 भी आए मॉडिफाइड रूप में, तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंची है, भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अब ये जो रिलीफ पैकेज आया है, या राजस्थान सरकार जैसे कि हम देख रहे हैं 3% ब्याज पे कुछ लोन हमारे किसान भाइयों के लिए उपलब्ध कराने की पहल कर रही है, तो इस टाइप से मुझे लगता है कि इकॉनमी को रिवाइव होने में थोड़ा समय लगेगा। खासकर हमारी जगह, हमारे श्री गंगानगर के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही थोड़ा कहना चाहूँगा कि हमें यहाँ पर जितने भी रोज़गार के सेंटर बन सकते हैं, जितने लघु मध्यम स्तर के उद्योग आ सकते हैं, हमें उन्हें बढ़ावा देना है, क्योंकि कल को यही उद्योग हैं जो कि हमें लोकल लेवल पर हमें काम देंगे, रोज़गार देंगे। आज हमारे यहाँ पर कोई भी जैसे बड़े हॉस्पिटल आते हैं, मेडिकल कॉलेज आते हैं, जो सरकार कर सकती है वो तो सरकार करेगी भी, और हमें उसके लिए प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे लिए एक एडिड एडवांटेज होगा। लेकिन जितना भी प्राइवेट सेक्टर में हम जितनी भी चीज़ों को ला सकते हैं, जितनी फैक्ट्रीज आ सकती है, तो वो हम सब लोगों से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि सब लोगों को एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हुए, आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए, वो एक इस समय की नीड है, इस समय की डिमांड है, ताकि हम उसको कर लेंगे तो हमारे शहर में एक अच्छे रोज़गार पैदा हो जाएंगे और हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। क्या टांटिया समूह इस ओर अग्रसर है, रोजगार देने के लिए आगे आ रहा है? बिल्कुल है। हम लोगों ने, हमारा पहले भी जो फोकस था वो मेनली यही रहता था, और मैं आपको ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में हमने एक भी हमारे साथी को खोया नहीं है, एक भी साथी को हमने जाने नहीं दिया है, या एक भी साथी ऐसा नहीं है जिन्होंने कुछ जाने के लिए कहा हो। तो ये मैं अपने आप में एक बहुत अच्छा मेरी जीत मानता हूँ कि हमने अपने परिवार को समेटे रखा, उस परिवार में से किसी भी एक आदमी को कम नहीं होने दिया। और मैं सभी से अपील भी यही करूँगा कि जितने भी ज़्यादा हो सकें रोज़गार के माध्यम हम उपलब्ध करवाएं, ताकि हमारे यहाँ की जनता में खुशहाली आ सके, हमारे यहाँ के किसान को, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे के रोटेशन से ही चलेंगी। जैसा कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ये करना भी चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, उसके लिए प्रयासरत भी हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ फोकस यही करना होगा कि नए से नए रोज़गार पैदा करने में। क्या लगता है लोगों को कोरोना के चलते बचाव के लिए और किस तरीके को मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे सरकार ने समय के अनुरूप बहुत ही अच्छे स्टेप्स उठाए, जिसकी वजह से मेरा पर्सनली ये मानना है कि कोरोना का इंडिया में इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं है, या हम कहें कि डेथ्स के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो नहीं है। इटसेल्फ मैं गंगानगर की बात करूँ तो यहाँ पे गंगानगर ज़िले में 22 लाख लोग हैं, जिसमें से कि कोरोना की वजह से, हालांकि ये ग्रीन जोन में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं आया है, और हमने कोई भी ऐसा अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि जिसको सांस लेने में तकलीफ़ हो जाए, जो कि कोरोना का मेन लक्षण है जिसकी वजह से डेथ होती है, ऐसा हमने कोई भी पेशेंट नहीं देखा है। हमने जितने भी हमारे यार मित्र हैं, हमारी उनसे भी बातचीत होती है जयपुर, दिल्ली, तो वहाँ पर भी ऐसे पेशेंट बहुत ही ज़्यादा कम हैं, जो कि एक इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैं उनको कहना चाहूँगा कि बी केयरफुल बट नॉट फियरफुल। आप डरे नहीं, आपको ध्यान रखना है, केयरफुल रहें, आपको बचाव करना है, जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं उनका पालना करनी है, अपने घर में कोरोना को ले जाने से बचना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी
जो फिटनेस है उसके ऊपर ध्यान दीजिए और कोशिश यही करें कि वापस अपने काम को सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार अपने काम को वापस से आप चला सकें, ताकि हमारी जीविका भी चलती रहे और साथ में हम कोरोना से ध्यान भी रखते रहें।